Good morning. Today we are going to start our new chapter, that is reconstitution, change in profit sharing ratio. बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है जो आगे के चैप्टर्स में भी आपकी हेल्प करेगा, तो प्लीज़ आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको मालूम है कि सभी पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जब उनके बीच में कोई ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाए और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो, अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, तब हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्योंकि पार्टनर्स चाहें तो अपने डीड के प्रोविजंस को बदल भी सकते हैं। ऐसा कब कब होता है कि वो फर्म को एक नए सिरे से बना रहे हैं, उनकी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, एंड नहीं हुई है। इसके ऊपर एक अलग चैप्टर आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि सिर्फ जिसमें एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में है उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर ही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं, पहले रेशियो कोई और थी, बट अब सबने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया कि अब कोई और रेशियो रखना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, अगर इस मैटर पर सबकी कंसेंट है तो। ये हमारा चैप्टर है, अभी हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब ओल्ड पार्टनर की कंसेंट से कोई न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो एडमिशन होता है, तब भी उनके बीच में जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट फिर से बनाना पड़ेगा। सपोज पहले दो पार्टनर्स थे, ए और बी, ठीक है, उनका एग्रीमेंट कुछ और था और अब जब सी आएगा तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर चेंज होंगी, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। इसके ऊपर फिर एक आगे चैप्टर आएगा। ऐसे ही रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेके चला जाता है, सपोज एबीसी पार्टनर है और ए अब बीमार रहने लगा है, वो फर्म में बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो रिटर्न में इसका नोटिस देकर फर्म से चाहे तो जा सकता है। जब रिटायरमेंट होगा तब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि अब जब ए चला गया तो बी और सी फर्म का बिजनेस मैनेज करेंगे, तो बी और सी का एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। ऐसे ही किसी पार्टनर की किसी भी रीजन से डेथ हो सकती है तो भी एग्रीमेंट पुराना खत्म और न्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। और एक और टॉपिक जो आप बीकॉम में जाके पढ़ेंगे, अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब दो पार्टनरशिप फर्म का आपस में ज्वाइन हो जाना या मर्ज कर लेना। सपोज एक फर्म है ए और बी और दूसरी फर्म है सी और डी, बजाय इसके कि ये दोनों आपस में कंपटीशन रखें, ये दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, तो इसको हम अमेलगमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि भाई ऐसे सर्कमस्टांसेस बताओ जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इन सभी केसेस में ओल्ड एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में था वो सारा खत्म हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट, न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एनफोर्स होंगी। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स चाहें तो आपस में जो रेशियो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो रेशियो चेंज करने से ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को तो लॉस हो जाए, ठीक है, और किसी पार्टनर को प्रॉफिट हो जाए। जिसको लॉस हो रहा है उसको हम अकाउंटिंग टर्म में सैक्रिफाइस कहेंगे। मेन वर्ड आपने सैक्रिफाइस वर्ड यूज करना है। और अगर रेशियो चेंज होने से किसी का शेयर अब बढ़ गया, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने उसको गेन कहना। तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि हम सैक्रिफाइस या गेन कैसे निकालेंगे। अब जब भी रेशियो चेंज होती है तो हमने क्या क्या टॉपिक है जिसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। इन 5 टॉपिक में कह सकते हो कि हमारा ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। आपको क्या क्या काम करने हैं, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, ये हमें कंप्यूट करनी है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होती है गुडविल की।
उसके बाद जितने भी हमारे पास पुराने प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उसको बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सब आ जाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी रेशियो चेंज होगी, कह लो आपको सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का दोबारा से वैल्यूएशन करवाना है मार्केट में, उसको रीवैल्यूएशन बोलते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज जब हम करते हैं तो उसको रीअसेसमेंट बोलते हैं। और लास्ट 5th टॉपिक आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन के लिए अभी आपको बताया है सिर्फ कि हमारा ये जो छोटा सा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेनली इसमें 5 टॉपिक आएंगे, हमें क्या क्या काम करने होंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी है। गुडविल जो कि बहुत मेन टॉपिक है, इसके निकालने के कई मेथड होते हैं, फॉर्मूले हम सीखेंगे। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी और कैपिटल एडजस्टमेंट। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बुक में पेज नंबर 3.3 पर आएंगे। इलस्ट्रेशन 1 की मैं बात कर रही हूँ। इससे पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टनर्स में आपस में रेशियो चेंज होती है तो किसी को तो लॉस बियर करना पड़ता है, उसका सेक्रीफाइस है, और किसी को हो जाता है प्रॉफिट, तो उसका क्या है, गेन है। ठीक है, तो जिसको गेन हो रहा है उसके लिए तो बेटर है, लेकिन जिसको लॉस हो रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे को पहले ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था और अब मुझे कम मिले, यानी कि लॉस हो। तो वो इस बात के लिए तभी एग्री होगा जब हम उसको ये जो अभी हमने 5 चीजें करी थी इसके बारे में हम एडजस्टमेंट कर लें, यानी उसको गुडविल या रिवोल्यूशन के प्रॉफिट में से कुछ शेयर मिल जाए तो वो अपना शेयर कम करने के लिए भी एग्री हो जाएगा। उसको हमें लॉस का रिवॉर्ड या सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड गुडविल की टर्म्स में कह लो देना पड़ेगा, ये उसका कंपनसेशन होता है। तो धीरे धीरे हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी बच्चों पहली जो 2 इलस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट टॉपिक गुडविल पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं इलस्ट्रेशन 1 और 2 में कि हम कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इलस्ट्रेशन 1 में देखिए, चाहे छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे 2 पार्टनर्स हैं, ए है और बी है। इनके बीच में पहले से ही एग्रीमेंट था जब, तो ओल्ड रेशियो चल रही थी इनकी 2:1, यानी कि 2/3 इसका शेयर है और 1/3 इसका शेयर है। अब कोई आ नहीं रहा, फिलहाल कोई जा नहीं रहा। यही 2 पार्टनर पहले भी थे और यही 2 पार्टनर्स अब भी हैं। बट नेक्स्ट ईयर की कमेंसमेंट में 1 अप्रैल 19 से इन दोनों ने ये चाहा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि प्रॉफिट और लॉस की रेशियो इक्वल हो जाए, इसमें दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यू रेशियो 1:1 यानी हाफ ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि रेशियो चेंज करने पर किसको प्रॉफिट होता है और किसको लॉस। फिलहाल हम इस सम में सिर्फ ये डिटरमाइन करेंगे कि सैक्रिफाइस कितना और गेनिंग कितना। और एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, हर सम में जितना टोटल सैक्रिफाइस होता है उतना ही टोटल गेन होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 पार्टनर है तो एक का सैक्रिफाइस दूसरे के गेन के बराबर होगा। और सपोज 3 पार्टनर है, अभी नेक्स्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन में आएगा, तो मान लीजिए एक का सैक्रिफाइस 2 के गेन के बराबर या एक का गेन 2 के सैक्रिफाइस के बराबर, मींस टोटल सैक्रिफाइस टोटल गेन के बराबर होना ही चाहिए। तो अब हम देखते हैं, पहले हमें नहीं मालूम होता कि सैक्रिफाइस है या फिर गेन है। उससे पहले मैं आपको सैक्रिफाइस का फॉर्मूला बता दूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये आगे के चैप्टर में काम आएगी, तब हमने न्यू माइनस ओल्ड करना है। तो अभी आपको इस चैप्टर में ओनली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू करना है। हमें पहले से नहीं पता होता कि ए का सैक्रिफाइस आएगा या गेन आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने साथ में नहीं लिखना।
आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपने ओल्ड माइनस न्यू करना है, कभी भी न्यू माइनस ओल्ड नहीं करना। ए पार्टनर की ओल्ड रेशियो चल रही थी 2/3 और न्यू रेशियो हो गई है उसकी 1/2। हम एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम, तो ये 1/6। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो पॉजिटिव जब आ जाए तो वो होता है सेक्रीफाइस, और अगर कभी ये नेगेटिव में चला जाए तो उसके लिए लिखना है आपको गेन, क्योंकि दोनों का सेक्रीफाइस या दोनों का गेन तो नहीं हो सकता ना, एक अगर कुछ खोएगा तभी दूसरा पाएगा। तो यहाँ पर आपने प्लस माइनस के सिंबल पर, साइन पर ध्यान नहीं देना, मेनली अकाउंटिंग जो हमारी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, उसका यूज करना है कि किसका सेक्रीफाइस है और किसका गेन है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने लिखना है पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। हमेशा फॉर्मूला सेक्रीफाइस निकालने का ये वाला यूज करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड रेशियो 2/3 में से उसका न्यू शेयर 1/2 माइनस किया तो 1/6 आया। ओल्ड माइनस न्यू ही जब करते हैं और पॉजिटिव आए तो ये सेक्रीफाइस है, यानी ए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से लॉस होगा इन फ्यूचर, 1/6 शेयर का उसको सरेंडर या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और बी का देखते हैं, बी का भी हमने ओल्ड माइनस न्यू करना है, फॉर्मूला एक बार हमने ऊपर लिख दिया। बी का ओल्ड शेयर था 1/3 और न्यू है उसका 1/2। एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम, 2 - 3। जब आप 2 - 3 कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का साइन बेशक चाहे डालो या ना डालो, लेकिन नेगेटिव आने का मतलब गेन है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया तभी बी को गेन हुआ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से इन फ्यूचर बी को 1/6 शेयर ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ही बच्चों सेम इलस्ट्रेशन 2 है, बस उसमें 2 नहीं 3 पार्टनर्स हो गए हैं। 3:1 की रेशियो पहले थी और अब हो गई है 2:1। तो इसी तरीके से ए बी सी तीनों का आपको निकालना है। तो ए का सेक्रीफाइस है जबकि बी और सी का गेन है, ठीक है। तो इसका ए का सेक्रीफाइस बी और सी के गेन के बराबर होगा। जैसे इसमें सेक्रीफाइस गेन इक्वल थे, ऐसे ही सभी में इक्वल आएगा। तो अभी इन 2 इलस्ट्रेशन में हमने ये सीखा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं। अब इसको लिंक करना है हमने अपनी एडजस्टमेंट से, ठीक है। तो जब भी रेशो चेंज होगी यानी कि न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट होगा तो पार्टनर्स को किन किन चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी है, गुडविल की, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड या रिजर्व जो होती हैं, रिवोल्यूशन की और कैपिटल एडजस्टमेंट की। तो आज अभी हम सिर्फ थोड़ा सा गुडविल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। इलस्ट्रेशन 3, गुडविल। पहले हम ये सीखेंगे कि गुडविल कैसे निकालनी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, फिर चेंज इन रेशियो का गुडविल के साथ कैसे कनेक्शन है वो हम बाद में सीखेंगे। तो इलस्ट्रेशन 3 पर आते हैं। गुडविल आपको मालूम है इंटेंजिबल एसेट है, दिखती नहीं है, लेकिन फर्म की क्या रेपुटेशन है, फर्म का क्या गुड नेम है मार्केट में, क्या प्रेस्टीज बनी हुई है उसकी इतने सालों में, उसको हम फील कर सकते हैं और फर्नीचर प्लांट की तरह उसको भी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गुडविल निकालने के 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। पहला मेथड जो अभी हम स्टार्ट करेंगे वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हम इन तीनों मेथड से सिर्फ गुडविल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्ट आज जो हम सीख रहे हैं गुडविल निकालने का फर्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत इजी है। तो अगर आपको गुडविल निकालनी है तो एक ही स्टेप में नहीं निकाल देनी, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना है। स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपको लेना है टोटल प्रॉफिट। आपको हो सकता है सब में 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन हो, उन सबका सबसे पहले क्या कर रहा है? टोटल करना है, ठीक है, प्रॉफिट का। अगर कोई लॉस है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे करना है उसका एवरेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारे ये टोटल प्रॉफिट थे इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना। 5 साल के प्रॉफिट थे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 7 ईयर्स के प्रॉफिट है तो 7, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट या लॉस गिवन थे उससे डिवाइड करके ऑन एन एवरेज 1 साल का कितना प्रॉफिट आता है वो जान लिया। अब थर्ड स्टेप गुडविल कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट मेथड में
गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है, जितने भी हमारे ये सेकेंड स्टेप से अभी अभी एवरेज प्रॉफिट आए थे, एवरेज प्रॉफिट, इनको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, फिर भी क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी फर्म एकदम से जब मार्केट में आती है तो पहले साल में ही उसकी रेपुटेशन नहीं बन जाती, उसकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस कह लो, क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, तो कितने सालों से उसको क्रेडिटर्स जानते हैं और उसको उधार माल सप्लाई कर रहे हैं, वो होती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस। मान लो 2 सालों से जानते हैं या 3 सालों से, तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, ये फिलहाल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इलस्ट्रेशन 3 पर आते हैं हम, गुडविल कैलकुलेट करनी है और आपको बच्चों यहाँ पर 5 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, पिछले लास्ट प्रीवियस 5 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है। वो ईयर कौन कौन सी है, एक है 13-14, एक है 14-15, एक है 15-16, 16-17 और 17-18। ये 5 साल है, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा ईयर और 31 मार्च 14 को हमारा फर्स्ट ईयर एंड हुआ और अगला साल फिर 1 अप्रैल 14 से, इस तरीके से। तो ये प्रॉफिट है, ये क्या अमाउंट गिवन है, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था 4 लाख इस फॉर्म को, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ था 5 लाख, थर्ड ईयर में प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया, तो लॉस के लिए आप नेगेटिव या ब्रैकेट वर्ड का यूज कर सकते हैं, और फोर्थ ईयर में फिर से प्रॉफिट हुआ 1,50,000 और फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट हुआ 2,50,000, ठीक है। अगर अभी इसमें नीचे 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, मैं पढ़ती हूँ, बट मान लीजिए अगर वो ना होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, एडजस्टमेंट नहीं होती, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हम क्या करते, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का सबका टोटल करते, कोई लॉस है तो उसको माइनस कर देते, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ जाते हैं हमारे। उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करते और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते तो गुडविल आ जाता। बट यहाँ पर 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हम प्रॉफिट लेते हैं बच्चों, ये हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट होने चाहिए, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब समझिए एडजस्टेड प्रॉफिट का क्या मतलब है। जब भी हम ये प्रॉफिट निकालते हैं, ये जो आंसर होता है ये P&L से आता है। आपको मालूम है, आपने 11 में सीखा P&L जब बनाते थे तो आप सारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं और कुछ चीजें एबनॉर्मल होती है। तो ये मैं जो लिख रही हूँ आप भी लिख लेना, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हैं, ठीक है, जितने भी एबनॉर्मल लॉस थे वो हमारे P&L में आ गए थे, या कह लो प्रॉफिट में से डिडक्ट हो गए थे, तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए उनको ऐड बैक करना है। कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं होनी चाहिए हमारे बिजनेस में। हमने गुडविल वैल्यूएशन के लिए जो प्रॉफिट लेने हैं वो नॉर्मल लेने हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अराइज हुए हों, तो उसमें कुछ भी एबनॉर्मल चीजें नहीं लेनी। बट क्योंकि हमारे एबनॉर्मल लॉस P&L में पहले डिडक्ट हो गए थे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। ऐसे ही एबनॉर्मल गेन या इनकम P&L में क्रेडिट साइड पर आती है, इससे प्रॉफिट बढ़ गया था, ठीक है, तो आपने इसको लेस करना है वापस। ऐसे ही अगर कोई नॉर्मल खर्चा, नॉर्मल एक्सपेंस जो रूटीन में ऑपरेटिंग है, नॉर्मल डिडक्ट ही नहीं हुआ था और सम में दे दिया जाए तो उसको माइनस करना है। और कोई नॉर्मल इनकम अगर इंक्लूड ही नहीं हुई, प्रॉफिट में शामिल ही नहीं हुई, तो उसको प्लस करना, ठीक है। तो ये सारा प्लीज आप अच्छे से नोट कर लेना। अब नॉर्मल लॉस कोई आ जाए तो प्लस, अब नॉर्मल गेन कोई आ जाए तो माइनस, और उल्टा नॉर्मल एक्सपेंसेस कोई डिडक्ट होने से रह गया तो माइनस, और नॉर्मल इनकम इंक्लूड नहीं हुई तो प्लस। तो इस तरीके से सबसे पहले प्रॉफिट को हमें ठीक करना होता है, एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो इन प्रॉफिट में देखते हैं अब क्या एडजस्टमेंट्स आई है। मैं आपके सामने फर्स्ट पॉइंट पढ़ रही हूँ। 1 जनवरी 2016 को a fire broke out which resulted into a loss of goods of ₹3 lakh। बात कब हो रही है, 1 जनवरी 16। तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 16 किस ईयर में आएगा, इस ईयर में आएगा, ठीक है, 1 जनवरी 16। क्योंकि ये वाला जो साल है कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 15 से, और एंड कब होगा 31 मार्च 16 को। तो मार्च से 3 मंथ्स पहले, या कह लो अप्रैल के 9 मंथ्स बाद, बीच में 1 जन आती है। तो ये वाली डेट जो क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन में, वो इस ईयर को अफेक्ट कर। हुआ क्या था कि गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ था 3 लाख रुपए का,
उसमें अचानक से आग लग गई, हमने उसका इंश्योरेंस भी करवाया हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 70,000 इनकम भी मिली हुई है। तो इस पूरी लाइन में एक एबनॉर्मल लॉस है और एक एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस क्योंकि प्रॉफिट में डिडक्ट हो गए थे, उनको आपने ऐड बैक करना है। गोडाउन में पड़े हुए माल को आग लग गई है, तो 3 लाख हमारा एबनॉर्मल लॉस था, हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, मैंने आपको अभी बताया। और इसका कंपनसेशन हमें इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 मिल गया, जो कि हमारे लिए अचानक इनकम है 70,000। तो एबनॉर्मल गेन को या इनकम को क्या करना है, माइनस करना है। ये लॉस पहले से ही माइनस का था, ब्रैकेट लगाई हुई है मैंने, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसमें ये प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे। 3 लाख में से 60 और 70,000 का टोटल करके देख लेना बच्चों, 1,70,000 आएगा। यानी ये वाला जो लॉस है आपका, ये माना जाएगा 1,70,000, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमने इस प्रॉफिट को ठीक कर लिया है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में एक पॉइंट, एक डेट आपको यहाँ पर ठीक करनी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 लिखा हुआ है यहाँ पर, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। टैक्स का रिफंड हुआ है, हमने ज्यादा टैक्स भर दिया होगा तो वापस मिला हमें टैक्स अथॉरिटी से कितना, 80,000। तो टैक्स रिफंड हमारी एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल गेन कह सकते हो आप इसको। यहाँ पर क्वेश्चन में 17 लिखा हुआ है, लेकिन सोल्यूशन में 18 पे इसका इफेक्ट डाला हुआ है। तो आप प्लीज अभी यहाँ डेट चेंज कर लें, क्वेश्चन में चेंज कर लें, 31 मार्च 18 कर लें यहाँ पर। तो अब हम आते हैं 31 मार्च 18, यानी इस वाले ईयर की बात हो रही है, जिसमें पहले से ही प्रॉफिट था 2,50,000 का। इसमें हमें एक एबनॉर्मल गेन भी मिला था, कितना, 80,000, जो कि इसमें शामिल है। तो एबनॉर्मल गेन जैसे अभी हमने यहाँ माइनस किए थे, ठीक है, आपको बताया, तो यहाँ पर भी माइनस करने हैं ताकि आप सही वाले नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितने प्रॉफिट अराइज हुए हैं वो जान सके। तो वो आएंगे आपके 1,70,000। ये 2 ही पॉइंट थे, हमने इन प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया है। तो हमने ये पहले वाले नहीं, अब वाले जो प्रॉफिट आएंगे उनको लेना है। अब हम इन सभी प्रॉफिट का टोटल करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो 13,90,000 आएगा। ये टोटल हमने यहाँ लिखना है 13,90,000। अब 13,90,000 टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करना है जितने भी ईयर्स थे। ईयर्स कितने थे हमारे, 5, इससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएंगे आपको। एवरेज प्रॉफिट मिलेंगे 2,78,000। अब इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन 3, स्टार्टिंग लाइन में गिवन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो अमाउंट है 8,34,000 निकलेगा। दैट इज अवर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर आएंगे, इलस्ट्रेशन 4, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इलस्ट्रेशन 4 पढ़ते हैं। ए और बी पार्टनर्स है, इक्वली रेशियो है, रेशियो नहीं भी गिवन हो तो इक्वल माननी है। इसमें एक सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, चाहे कोई नहीं भी आ रहा, फर्म का एग्रीमेंट चेंज हो तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, और एडमिशन है, रिटायरमेंट है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और हमें मालूम है कि जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। चाहे हम कोई भी फॉर्मूला या मेथड हम चूज कर सकते हैं। अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख रहे हैं। C14 शेयर के लिए आया और लिखा हुआ है कि जितने भी एवरेज एनुअल यानी एक साल के जितने भी प्रॉफिट होंगे उसका 150%, 100% तो है ही है, प्लस 50% और वो गुडविल होगी। और हमें 5 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये प्रॉफिट एडजस्टेड है। तो इन्हीं प्रॉफिट को नहीं ले लेना, ठीक है, इनको पहले एडजस्ट भी करना है। पीछे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ ये कह लो कि एरर से रिलेटेड है। अब हम इन प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करते हैं। आपको एक टेबल सी बनानी पड़ेगी प्रॉफिट को ठीक करने के लिए। 2015, 16, 17, 18 और 19, ये आपके 5 साल, ठीक है, 5 साल के प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्रॉफिट गिवन है 40,000, 60,000,
17 में 1 लाख का प्रॉफिट है, 18 में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस को बहुत जरूरी है कि आप ब्रैकेट में दिखाएं, ठीक है, इसको माइनस करना है। और 19 में फिर से प्रॉफिट है 1,50,000। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, तो हम इसी प्रॉफिट को लेते, ठीक है, लॉस डिडक्ट करके जो आता उसको 5 से हम डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर 31 मार्च 16 को लिखा हुआ है कि एक एसेट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमने 2 लाख पर उसको अक्वायर किया था और आज बुक्स में उसकी वैल्यू रह गई है 1,50,000 जब हमने उसको सोल्ड कर दिया है, और सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, 1,24,000 में हमने सेल किया, ठीक है। तो क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू कम है, तो हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ पर लॉस निकल रहा है, वो भी एबनॉर्मल, क्योंकि एसेट जैसी चीजें हम रोज रोज नहीं बेचते। दिस इज अवर नॉन ऑपरेटिंग और यू कैन से एबनॉर्मल लॉस, तो इसको हमने एडजस्ट करना है। तो बात हो रही है 31 मार्च 16 की, तो सभी ईयर अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और मार्च में एंड होते हैं, ऐसा मानना है आपको फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च 16 इस वाले ईयर को अफेक्ट करे, तो हम इस पॉइंट को कर लेते हैं पहले कि एक एसेट 1,50,000 की जो थी, हमने आज उसको 1,24,000 में सोल्ड किया, तो देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है 26,000 का, और इस ईयर में जब भी हमने P&L बनाया था तो ये लॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट हो गया था, प्रॉफिट कम रह गए थे, तो अब हमने इसको वापस ऐड बैक करना है, क्योंकि हमने एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है। दिस इज अवर एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर आप 26,000 इस ईयर में ऐड कर देंगे, मैं यहाँ ऐड लिख देती हूँ, ठीक है, लॉस ड्यू टू सेल ऑफ मशीन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। 1 अप्रैल 2017 को हमने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं। कंप्यूटर एक खरीदा है 1 लाख का परचेज किया, लेकिन ये रॉन्गली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, ठीक है। ये 2 कंप्यूटर में, जो 2 कुछ भी नहीं है, इसको डिलीट कर देना। अब हमने 1 लाख का एक कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर खरीदना एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन हमसे एक एरर हो गई, हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया बजाय कंप्यूटर के, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लिया, ठीक है, और इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया। डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है 20% और वो भी रिटर्न डाउन यानी डिमिनिशिंग मेथड है। तो देखिए सबसे पहले डेट पर आती है, 1 अप्रैल 17 की बात हो रही है। तो 1 अप्रैल 17 हमारा कौन सा ईयर हुआ, 1 अप्रैल 17 यानी ईयर एंड होगा 31 मार्च 18, यानी इस वाले ईयर की बात हो रही है जिसमें लॉस था। तो मैं आपको बताती हूँ कि P&L में हमने यूं ही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ले लिए, कंप्यूटर डेबिट होना था, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था 1 लाख और बैलेंस शीट में जाना था। हमने कंप्यूटर तो डेबिट किया नहीं, हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस समझ लिए और P&L में डाल दिए, ऐसा रॉन्गली हो गया है, ठीक है। P&L में 1 लाख का खर्चा यूं ही चार्ज हो गया, अगर P&L में आ गया तो नीचे हमारे प्रॉफिट कम रह गए। आपको पता है, ये पहले आपने सीखा हुआ है कि एक्सपेंसेस हम जितने यहाँ ज्यादा दिखाते हैं, प्रॉफिट नीचे कम होते जाते हैं, एक्सपेंसेस का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन। ये यहाँ 1 लाख का खर्चा आना ही नहीं था पर आ गया, इससे प्रॉफिट हमारे क्या हो गए होंगे, नेट प्रॉफिट कम हो गए होंगे। पर आज गुडविल वैल्यूएशन करते टाइम हमें ये एरर पता चल गई कि ये रेवेन्यू नेचर नहीं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं, कंप्यूटर डेबिट होगा एज एन एसेट। तो हमारे प्रॉफिट क्योंकि गलती से कम रह गए थे, इसलिए हम इसको ऐड बैक करेंगे, प्रॉफिट को हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर 1 लाख कर देंगे, ठीक है, 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ा देंगे, ये ऐड होगा। उसके बाद जब हमने इसको एसेट मान लिया है, इस पर 20% से डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्योंकि ये हमने एसेट कब खरीदी थी, साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 17 को, तो पूरे ईयर का 20% पर एनम से डेप्रिसिएशन आप देख लेना, 1 लाख पर 20% लगाएंगे तो 20,000 डेप्रिसिएशन हमने लगाया ही नहीं था, ओमिटेड हो गया, तो अब लगा देंगे। क्यों ओमिटेड हो गया, क्योंकि हमने पहले एसेट ही नहीं बनाया था, अब हमने अपनी इस गलती को रेक्टिफाई कर लिया है, अब ये एसेट भी बन गई है और डेप्रिसिएशन जो लेस नहीं हुआ था उसको हम लेस कर लेंगे। अब बच्चों इससे पहले डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि एसेट हमने खरीदी ही इसी ईयर में थी, ठीक है, इसके बाद आएगा क्योंकि इसके बाद 1 साल और है, जो एसेट 18 में है वो 19 में भी रहेगी। तो आपको क्योंकि मेथड क्या गिवन है, डिमिनिशिंग मेथड गिवन है,
इस ईयर में 31 मार्च 18 को कोई पूछे एसेट की वैल्यू या ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना रह गया डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके 80,000। अब अगले साल भी वो पूरा साल ही यूज हुई है 12 मंथ्स, तो 80,000 पर फिर से 20% डेप्रिसिएशन इस वाले ईयर को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपने 16,000 डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग मेथड है क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होता तो सेम डेप्रिसिएशन रहता, डिमिनिशिंग है इसलिए इसको इसमें से लेस करके इस पर आपने निकालना है। ये सब आपने 11 में सीखा हो। अब हमने प्रॉफिट को ठीक कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, तो 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे 5 से डिवाइड करके, ये आएगा 84,000। ठीक है, 84,000 हमारे जो एवरेज प्रॉफिट है। जरूरी नहीं है हर सब में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन, पिछले सब में थे तो हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं जितने भी एवरेज प्रॉफिट आएंगे उसका 150%, ठीक है, 100% प्लस 50%, या सीधे से 150% कर सकते हो आप, तो 1,26,000 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर आते हैं, इलस्ट्रेशन 5। बहुत इजी क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन 5, कुछ भी नहीं है। देखिए, ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो थी 2:1। सी नया फर्म में ज्वाइन करता है 1/5 शेयर के लिए। 1 अप्रैल 17 को इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन करना है। कैसे करना है, इसके लिए एक पॉइंट देखिए ध्यान से, 80% निकालना है एवरेज प्रॉफिट का, और एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों के, या बीच में और है, आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना, पिछले 3 सालों का एवरेज करके देखना है, ऐसे ही पिछले 4 सालों का एवरेज करके देखना है, दोनों में से जो हाइयर हो, ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट हो उसको लेना है, कम वाला छोड़ दे, जो ज्यादा हो एवरेज प्रॉफिट उसका 80% हमारी गुडविल की वैल्यू निकलेगी। तो आज अगर 1 अप्रैल 17 है तो इससे पहले पिछला साल कब बीता था, 31 मार्च 17 को, ठीक है। तो आपको प्रीवियस 3 इयर्स के प्रॉफिट लेने हैं। पहले मैं यहाँ 3 इयर्स के प्रॉफिट लेती हूँ, ऐसे यहाँ पर हम 4 इयर्स के प्रॉफिट लेते हैं। प्रीसीडिंग लेनी है, लास्ट से शुरू करना है, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 17 है आज, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर 3 कौन कौन से होंगे, 31 मार्च 17 होगा, 31 मार्च 16 होगा और 31 मार्च 15 होगा, ठीक है। ये होंगे पिछले 3 साल, 14 नहीं लेना। अब सेकेंड पॉइंट में जब वो कह रहे हैं पिछले 4 साल लो, तो हमने सारे ही लेने हैं। 1 अप्रैल 17 से पहले 31 मार्च 17, 31 मार्च 16, 31 मार्च 15 और 31 मार्च 14, ये पिछले 4 साल है। तो आपने देखा कि 31 मार्च 14 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। आगे बहुत सिंपल है, इसमें प्रॉफिट भी एडजस्टेड है, कोई ऐसी अबनॉर्मल ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह नहीं आए हैं। तो 3 सालों के प्रॉफिट का जब आप टोटल करेंगे बच्चों, तो ये आता है 2,76,000। इसका एवरेज भी करना है, हम इसको 3 सालों के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 92,000। ऐसे ही 4 सालों के प्रॉफिट का जब आप टोटल करते हैं तो ये आएगा 3,74,000। इसको हमने 4 से डिवाइड किया एवरेज निकालने के लिए, तो ये ज्यादा आ गए। जरूरी नहीं है 4 है तो यही ज्यादा होंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है इसमें कोई एक लॉस होता तो ये कम भी हो सकता था, वो आपको करके देखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये ज्यादा है इसलिए 3 वाला हम छोड़ देंगे। 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज किया, और यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन, सीधे इसकी जो 80% वैल्यू आएगी वही आपका गुडविल का आंसर। आज का लास्ट सम हम करते हैं, इलस्ट्रेशन 6। तो आपको बच्चों ये 1 to 6 इलस्ट्रेशन पहले अच्छे से रिवाइज करने हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। 1 to 6 में यहाँ लिख रही हूँ आपका होमवर्क। इलस्ट्रेशन 6 पर आते हैं। ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो 3:2। सी 1/3 शेयर के लिए ज्वाइन करता है। गुडविल कैसे निकालनी है, 2 इयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आर गिवन इन द क्वेश्चन, और पिछले 4 सालों के प्रॉफिट है। तो ये पिछले 4 साल कौन कौन से हैं, 31 मार्च 14 है, 31 मार्च 15 है, 31 मार्च 16 है और 31 मार्च 17 है, ठीक है। अनलेस जब तक कुछ कहा ना जाए, आपने हमेशा हमेशा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ही मानना है। तो पहले साल में हमारे प्रॉफिट थे 50,000, जब पॉजिटिव लिखा हुआ है तो प्रॉफिट ही है। सेकेंड ईयर में भी प्रॉफिट थे 1,20,000, इन सबको हम रुपीज में लिख देते हैं। और थर्ड ईयर में भी प्रॉफिट है 1,80,000, बट फोर्थ ईयर में क्या है, लॉस है 70,000। तो लॉस को आपने ब्रैकेट में दिखाना। फिर से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम इसको 4 से डिवाइड करते, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई करते।
लेकिन यहाँ पर नीचे एक ही पॉइंट है, बात हो रही है 1 अप्रैल 16 की। तो सबसे पहले ये डेट किस ईयर में आएगी, इस ईयर में आएगी, ठीक है। 1 अप्रैल 16 से ये ईयर स्टार्ट हुआ, बिल्कुल इसकी कमेंसमेंट के टाइम पर ही क्या हुआ, हमने एक मोटर बाइक खरीदी, कॉस्ट थी उसकी 50,000 और उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया। सेम अभी हमने ऐसा एरर में सीखा था, एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लिया, ठीक है। और उसको हमने रेक्टिफाई करना और 20% से डेप्रिसिएशन भी लगाना है, क्योंकि इसके आगे कोई ईयर है ही नहीं, तो आपको सिर्फ इसी ईयर में, जिस ईयर में लॉस था, यहीं पर ही इफेक्ट दिखाना है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हमने एक मोटर बाइक खरीदी, तो मोटर बाइक डेबिट होना था, बैलेंस शीट में एसेट बन के जाना था, वहां तो लिया नहीं। इस साल के P&L में हमने यहाँ पर मोटर बाइक को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया 50,000, प्रॉफिट हो गए कम, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेना 50,000 और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। डेप्रिसिएशन कितना लेना है, 20%, क्योंकि बिगनिंग में ही हमने मोटर बाइक एक्वायर कर ली थी, तो पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 50,000 पर 20% से 10,000 ये डेप्रिसिएशन आएगा। तो आपने जैसा आप करते हैं वैसे ही करना है, तो आपका जो लॉस है ये कम होकर 30,000 रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये वाला लॉस नहीं लेना, इसको ठीक करके एडजस्ट करके ये वाला लॉस लेना है। आगे पूरा क्वेश्चन सेम जैसे करते हैं वैसे ही है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 1 to 6 बच्चों आपको अच्छे से सम रिवाइज करनी है। थैंक यू।